हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सोहेल शफात। तो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि कम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन जॉइंट डिज़ाइन, मैंने फिर डिस्कस किया था इसी क्लासिफिकेशन को। और वहाँ मैंने कहा था स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन होती है और मूवमेंट के बेस पर क्लासिफिकेशन होती है। फिर मैंने स्ट्रक्चर में डिफाइन किया था फाइब्रस, कार्टिलेजिनस, और मूवमेंट में सिन आर्थोसिस, एम्फी आर्थोसिस और डाया आर्थोसिस मैंने कहा था मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो आज की वीडियो में हम डाया आर्थोसिस यानी कि साइनोवियल जॉइंटिस को देखने वाले हैं। देखिए, डाया आर्थोसिस जॉइंट में क्या होता है, हैव अ लॉट ऑफ मूवमेंट। इनमें बहुत ज़्यादा मूवमेंट होती है, बल्कि जो बाकी जॉइंट से सबसे ज़्यादा मूवमेंट डाई आर्थोडियल जॉइंट में ही होती है। अब डाई आर्थोडियल जॉइंट में जो है साइनोवियल जॉइंट्स आते हैं। साइनोवियल जॉइंट्स में क्या होता है, बोनी एंड्स फ्री टू मूव इन रिलेशन टू वन अनदर because no direct contact by connective tissue, two bony ends enclosed by joint capsule। देखिए, अब तक हमने जितने भी जॉइंट्स देखे उन सब जॉइंट्स में डायरेक्ट कांटेक्ट था बिटवीन टू बोनी एंड्स, मगर साइनोवियल जॉइंट में ऐसा है कि दो बोनी एंड्स डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं है, बल्कि वो एनक्लोज किए हुए हैं जॉइंट कैप्सूल से। आप इसको देखिए, मान लीजिए ये दो बोनी एंड्स है, ये दो बोनी एंड्स डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, बल्कि ये एनक्लोज्ड है बाय जॉइंट कैप्सूल। ये एनक्लोज्ड है बाय जॉइंट कैप्सूल। तो इसकी वजह से इनमें जो मोशन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। दे आर फ्री टू मूवेबल। जो इनके दो बोनी एंड्स हैं, दे आर फ्री टू मूव। इसकी वजह से जो रेंज ऑफ मोशन मिलता है वो बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू बाकी जॉइंट्स। अगर मैं कॉमन फीचर्स की बात करूं तो साइनोवियल जॉइंट्स के जो कॉमन फीचर्स हैं वो है प्रेजेंस ऑफ जॉइंट कैविटी, जॉइंट कैप्सूल, साइनोवियल मेम्ब्रेन, हाइलिन कार्टिलेज जो कि आर्टिकुलेटिंग एंड्स पर होता है, और साइनोवियल फ्लूइड। देखिए, जॉइंट कैप्सूल को हम डिस्कस कर चुके हैं, इसको हम फर्दर भी देखेंगे। इस जॉइंट कैप्सूल की वजह से जो स्पेस बनी जिसमें दो बोनी एंड्स मूव होंगे उसको हम जॉइंट कैविटी बोलेंगे। मैं आपको ये लिख देता हूँ यहाँ पर, ये जो है जॉइंट कैविटी है। और साइनोवियल मेम्ब्रेन, देखिए जॉइंट कैप्सूल के इनर लेयर में जो है साइनोवियल मेम्ब्रेन की लेयर होती है, वो जो है साइनोवियल फ्लूइड्स क्रिएट करता है, और वो साइनोवियल फ्लूइड जो है वो इस पूरी कैविटी को फिलअप कर देता है। ये पूरी कैविटी साइनोवियल फ्लूइड से जो है फिलअप हो जाती है। इसके अलावा हाइलिन कार्टिलेज होता है, ये दो आर्टिकुलेटिंग एंड्स पर होता है, मतलब ये बोन है, इस बोन के दो, ये बोन्स के ये आर्टिकुलेटिंग एंड्स है, इन दो आर्टिकुलेटिंग एंड्स के बीच में हाइलिन कार्टिलेज होता है। ये दोनों आर्टिकुलेटिंग एंड्स पर होता है हाइलिन कार्टिलेज। इसके अलावा बाकी स्ट्रक्चर्स भी होते हैं जैसे कि डिस्क, मेनिस्कस, प्लेट्स, बर्सा, फैट पैड्स वगैरह। अगर हम बात करें साइनोवियल जॉइंट्स की, दिस आर क्रॉस्ड बाय टेंडन्स। देखिए, बॉडी में जो मोशन प्रोड्यूस होती है वो मसल की वजह से होती है। मसल फोर्स जनरेट करता है जिसकी वजह से एक बोन मोशन कर पाती है। एक जॉइंट में जो रेंज ऑफ मोशन आती है वो मसल से आती है, फोर्स मसल से जनरेट होता है। ठीक, तो साइनोवियल जॉइंट्स जो मोशन करते हैं वो बेसिकली मसल्स होंगे जो इसके साथ एसोसिएटेड होंगे। अब मसल जो है उनका जब बोन के साथ जुड़ते हैं तो उनका बेसिकली टेंडन जो है वो मसल को बोन के साथ जोड़ता है। तो यही है, ऑल साइनोवियल जॉइंट्स आर क्रॉस्ड बाय टेंडन्स। देखिए, मैं आपको इससे भी समझाऊं, ये यहाँ पर नी जॉइंट है, ये फीमर है, ये टीबिया है, ये पैटिला है, और यहाँ पर आप देख रहे होंगे टेंडन है, ये क्वाड्रिसेप्स मसल का टेंडन है। तो इस नी जॉइंट में जो मोशन होगी बाय क्वाड्रिसेप्स मसल वो बेसिकली यहाँ पर टेंडेंस इंसर्शन है, इसकी वजह से होगी। तो वही है, ऑल साइनोवियल जॉइंट्स आर क्रॉस्ड बाय टेंडेंस। अब बात करें स्टेबिलिटी की, तो देखिए कैप्सूल या बाकी स्ट्रक्चर्स जो है जैसे कि डिस्क, मेनिस्कस, प्लेट्स, बर्सा, ये पैसिव स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं और टेंडन मसल एक्टिव स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अब इससे क्या मतलब है, देखिए अगर आप बैठे हुए हैं या आप एक जगह खड़े हैं तो उस समय आपके जो घुटने हैं, जो नी जॉइंट है, उस पर एक पैसिव फोर्स लग रहा है, एक पैसिव स्ट्रेन पड़ रहा है। उस समय नी जॉइंट को जो स्टेबलाइज कर रहे हैं
उन स्ट्रक्चर्स को हम पैसिव स्टेबलाइजिंग स्ट्रक्चर्स बोलेंगे, क्योंकि वो उसको पैसिव स्टेबिलिटी दे रहे हैं। लेकिन जब आप चलते हैं या दौड़ते हैं उस समय नी जॉइंट को स्टेबिलिटी देना मतलब एक्टिव स्टेबिलिटी है, और उस समय जो एक्टिव स्टेबिलिटी देते हैं वो टेंडन और मसल का काम है। मतलब जब आप दौड़ते हैं या चलते हैं बेसिकली उस जॉइंट में मोशन किसकी वजह से आई? मसल की वजह से, टेंडन की वजह से। तो मसल टेंडन्स ने जो है एक्टिव स्टेबिलिटी प्रोवाइड किया आपके जॉइंट को। ठीक, अगर मैं बात करूँ अब जॉइंट कैप्सूल की, तो देखिए जॉइंट कैप्सूल जैसे मैंने पहले कहा इट एनक्लोज टू बोनी एंड्स। इसके अलावा इसके दो लेयर्स होते हैं, इसके दो लेयर्स होते हैं। मैं आपको इस तरह समझाऊं, जॉइंट कैप्सूल के दो लेयर्स होते हैं। देखिए ये एक लेयर है, ये दूसरी लेयर है, और ये तीसरी लेयर है। जो आउटर लेयर होती है इसको हम फाइबरस लेयर बोलते हैं। जो उसके इनर लेयर होती है इसको हम साइनोवियल लेयर बोलते हैं। ये साइनोवियल लेयर दो लेयर्स में डिवाइड है। इसकी जो बाहरी लेयर होती है यानी कि फाइबरस लेयर के नीचे उसको हम सब इंटिमा बोलते हैं, और जो उसके अंदर होती है इनर मोस्ट लेयर उसको हम इंटिमा लेयर बोलते हैं। ठीक, देखिए जो आउटर लेयर है फाइबरस लेयर, ये एनक्लोज करती है दो बोनी एंड्स को। इसका मेन फंक्शन स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना होता है। जो इनर साइनोवियल लेयर होती है उसका काम लिब्रिकेशन और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना होता है टू आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज। अगर मैं बात करूं सेंसरी नर्व फाइबर्स की, तो दोनों ही लेयर में सेंसरी नर्व फाइबर्स होते हैं। उनका क्या काम होता है? वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं अबाउट पोजीशन एंड नीड फॉर एक्टिव मस्कुलर सपोर्ट टू जॉइंट, यानी कि एक जॉइंट का वो पोजीशन क्या है इन द स्पेस और क्या नीड वगैरह है एक्टिव स्टेबिलिटी की जॉइंट को, और ये सारी इंफॉर्मेशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कैरी करते हैं। फाइबरस लेयर की अगर मैं बात करूं तो जैसे मैंने कहा इसका मेन फंक्शन स्टेबिलिटी में होता है। इसका मेन रोल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना होता है। तो क्या होता है, इसकी थिकनेस जो है ये वेरी करती है जॉइंट टू जॉइंट, उसी हिसाब से स्टेबिलिटी मिलती है जॉइंट को। जैसे मैं एग्जांपल दूं, हिप जॉइंट में इसकी थिकनेस ज़्यादा होती है जिसकी वजह से स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है और मोबिलिटी कम होती है। देखिए मैंने आपको कहा जो जॉइंट कैप्सूल वगैरह है ये पैसिव स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। जॉइंट कैप्सूल की आउटर लेयर क्या है? फाइब्रस लेयर है। जॉइंट कैप्सूल की आउटर लेयर फाइब्रस लेयर है। तो अगर फाइब्रस लेयर थिक होगा तो उससे क्या होगा? ओवरऑल जॉइंट कैप्सूल थिक होगा। अगर फाइब्रस लेयर थिक होगा तो ओवरऑल जॉइंट कैप्सूल थिक होगा। अगर जॉइंट कैप्सूल थिक होगा, ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी जॉइंट को। ठीक, तो ये क्या करता है, हिप जॉइंट में इसकी थिकनेस ज़्यादा है, इसकी वजह से स्टेबिलिटी ज़्यादा है और मोबिलिटी कम है। अगर मैं शोल्डर जॉइंट की बात करूँ तो कंपेरेटिवली टू हिप जॉइंट, शोल्डर जॉइंट में थिकनेस जो है वो कम होती है। इसकी वजह से मोबिलिटी कम होती है, मोबिलिटी ज़्यादा होती है, स्टेबिलिटी कम होती है। शोल्डर जॉइंट में हिप जॉइंट के कंपेरेटिवली फाइबरस लेयर की जो थिकनेस है वो कम होती है। इसकी वजह से कम स्टेबिलिटी मिलती है मगर ज़्यादा मोबिलिटी मिलती है। देखिए शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट दोनों ही बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है और दोनों में ही सिमिलर मोशंस होते हैं, मगर क्या है कि शोल्डर जॉइंट में हिप जॉइंट से ज़्यादा रेंज ऑफ मोशन मिलता है। अब इसके पीछे एक तो स्ट्रक्चरल रीज़न है, दूसरा जॉइंट कैप्सूल का भी रीज़न है। जो जॉइंट कैप्सूल है शोल्डर जॉइंट का वो थिन है एज कंपेयर टू शोल्डर जॉइंट ऑफ हिप जॉइंट। हिप जॉइंट का जो जॉइंट कैप्सूल है वो थिक है एज कंपेयर टू शोल्डर जॉइंट के कैप्सूल से। अगर इनर साइनोवियल लेयर की बात करें, इसके दो लेयर्स होते हैं जैसे मैंने कहा, इंटिमा और सब इंटिमा। अगर इंटिमा लेयर की बात करूं, इसमें सरफेस सेल्स होते हैं। उनका क्या काम होता है? रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूवल ऑफ डेब्राई, स्ट्रक्चरल रिपेयर, सिंथेसिस ऑफ हाइलुरोनिक। तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूवल ऑफ डेब्राई, स्ट्रक्चरल रिपेयर, सिंथेसिस ऑफ हाइलुरोनिक एसिड। ये किसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं? रिमूवल ऑफ डेब्राई, यानी कि डेब्रे से यहाँ मतलब है जो ब्रोकन बिट्स होते हैं ऑफ कार्टिलेज या टिश्यू इन जॉइंट,
उनके रिमूवल में इनका रोल रहता है। इसके अलावा स्ट्रक्चरल रिपेयर और सिंथेसिस ऑफ हाइलुरोनिक एसिड, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मैं आगे फिर से कोट करूंगा हाइलुरोनिक एसिड को। तो हाइलुरोनिक एसिड के सिंथेसिस में इंटिमा लेयर का रोल होता है। इसके अलावा ये रिच होता है इन ब्लड, नर्व एंड लिम्फेटिक सप्लाई। अगर मैं सब इंटिमा की बात करूँ, ये सुपरफिशियल होता है टू इंटिमा। इसमें भी ब्लड वेसल्स होते हैं जो ट्रांसपोर्ट करते हैं ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, इसके अलावा इम्यूनोलॉजिकल सेल्स टू जॉइंट। इनकी वजह से जॉइंट को जो है न्यूट्रिशन वगैरह मिलता है। अब बात करते हैं साइनोवियल फ्लूइड की। देखिए साइनोवियल फ्लूइड जो है इट फिल अप द जॉइंट कैविटी। जैसे मैंने पहले ही कहा कि जो जॉइंट कैविटी होती है, ये जो जॉइंट कैविटी होती है, या मैं आपको इससे दिखाऊं, ये जो जॉइंट कैविटी होती है ये फिल हो जाती है बाय द साइनोवियल फ्लूइड। तो it fill up the joint cavity between the synovial membranes। ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं टू हाइलिन कार्टिलेज, रिड्यूस करते हैं फ्रिक्शन को बिटवीन आर्टिकुलेटिंग एंड्स। इसके अलावा ल्यूब्रिकेशन भी प्रोवाइड करते हैं टू आर्टिकुलेटिंग एंड्स। अगर मैं इसकी कंपोजिशन की बात करूं तो इसका कंपोजिशन बिल्कुल ब्लड प्लाज्मा की तरह ही होता है, एक्सेप्ट इसमें दो चीज़ें और होती हैं, एक है हाइलुरोनिक एसिड, दूसरा है ल्यूब्रिन। इसका कंपोजिशन बिल्कुल सिमिलर होता है टू प्लाज्मा, प्लस इसमें हाइलुरोनिक एसिड और ल्यूब्रिसिन होता है। अगर हाइलुरोनिक एसिड की बात करें तो ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है और विस्कोसिटी प्रोवाइड करता है फ्लूइड को। हाइलुरोनिक एसिड विस्कोसिटी प्रोवाइड करता है फ्लूइड को। अगर ये ल्यूब्रिसिन की बात करें तो ये कार्टिलेज टू कार्टिलेज ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, कार्टिलेज टू कार्टिलेज लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है जॉइंट में। अगर इसके अपीयरेंस की बात करें तो साइनोवियल फ्लूइड जो है दिखने में ये क्लियर पेल येलो विस्कस फ्लूइड होते हैं। साइनोवियल फ्लूइड दिखने में पेल येलो विस्कस फ्लूइड होते हैं। अगर जॉइंट इंजरी या डिजी कंडीशन होती है, अगर जॉइंट में किसी किस्म की डिजी हो जाती है या इंजरी हो जाती है तो उस वजह से क्या होता है, साइनोवियल फ्लूइड का वॉल्यूम बढ़ जाता है और साइनोवियल फ्लूइड के वॉल्यूम बढ़ने की वजह से विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाती है अराउंड द जॉइंट। जैसे मैंने कहा साइनोवियल फ्लूइड जो है ये विस्कस होता है, तो अगर इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है तो क्या होगा, विस्कोसिटी बढ़ जाएगी अराउंड द जॉइंट और क्या होगा इससे, रेजिस्टेंस टू शियर लोड, मतलब शियर जो मोशन है जॉइंट की वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, इट रेजिस्टेंस टू शियर लोड। और इससे क्या होता है, पेशेंट रिपोर्ट्स ऑफ पेन, इसकी वजह से पेशेंट को जो है पेन फील होता है। थैंक यू।